हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में यहां तक का पार्ट कंप्लीट किया था बाय सॉल्विंग रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन। हमारा फंक्शन क्या था? साई आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट विद अ पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री n-1 e की पावर माइनस सिग्मा। सिग्मा इज द फंक्शन ऑफ आर। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। डिग्री कैसे निकालते हैं? डिग्री बराबर n-1 है ना, या n बराबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट डिग्री में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है। फिर मैंने इसमें आपसे कहा कि r की पावर n में से r की पावर l अगर मैं कॉमन निकाल लूं, बाहर निकाल लूं, तो r की पावर l अगर मैं बाहर ले आया तो अंदर क्या रह जाएगा? r की पावर n-l-1, यानी अब डिग्री क्या हो जाएगी? n-l-1। लेकिन हाईएस्ट डिग्री अभी भी हमारी n-1 ही रहेगी। जस्ट ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक वाला मैंने इक्वेशन लेकर आपको समझाए थे दो एग्जांपल से, कि अगर आप कॉमन भी निकालोगे तो भी हाईएस्ट डिग्री उन्हीं को देखी जाएगी, है ना, तो वही रहेगी, बदलने वाली नहीं है। तो यहां पर ये हमारा जो इक्वेशन है साई आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आर की पावर एल पॉलिनोमियल विद डिग्री आर की पावर n-l-1, ठीक है, e की पावर माइनस सिग्मा, ये हमारा एक जनरल एक्सप्रेशन हो गया, रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन का जनरल एक्सप्रेशन हो गया। इसी से हम एक्सप्रेशन बनाएंगे, यही फॉर्मेट होगा। हाईएस्ट डिग्री निकालने के लिए आपको क्या करना है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में 1 लेस कर देना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू डिग्री प्लस 1। एल क्या है? एल इज द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये क्या होता है? जिस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें मेन एनर्जी लेवल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल को बिलोंग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किस पीरियड को बिलोंग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट को बिलोंग कर रहा है, ठीक उसी तरह से एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें सबशेल के बारे में बताता है कि शेल के अंदर किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन होगा, एस में होगा, पी में होगा, डी में होगा, एफ में होगा, जी में होगा, ऐसे कौन से सबशेल में होगा। तो एल बना कहां से है? एल आ रहा है एन की पावर आर की पावर n-1 से ही। तो L की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ये पिछले टर्न पे आप ही लोगों ने मुझे बताया था, L की मिनिमम वैल्यू 0 और L की मैक्सिमम वैल्यू n-1, क्योंकि उसी में से निकला है। तो L की रेंज हो गई 0 से लेकर n-1, 0 से लेकर n-1, ये रेंज हो गई L की, ठीक है ना। L की वैल्यू n की वैल्यू के बराबर कभी नहीं हो सकती, क्योंकि L की मैक्सिमम वैल्यू है n-1। ये सारी बातें हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके थे। फिर इसके बाद मैंने आपको ये एक्सप्रेशन के जनरल जल्दी से ये सारा समरी के फॉर्म में मैंने आपको बताया था, है ना, ये दोनों फॉर्म, और फिर हाईएस्ट डिग्री के बारे में फिर वही बताया, और फिर रूट पे बात करने लगा था। तो पिछले लेक्चर में कई लोगों का एक डाउट था कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथमेटिक्स में हमें पढ़ाया जाता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने रूट होंगे। तो इस फंक्शन को आप किसके बराबर कर देते हो? 0, और 0 के बराबर करके आपको 2 रूट्स मिल जाते हैं, ठीक है ना, 2 रूट्स मिल जाते हैं। यानी अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो 2 बार वो कट होगा एक्स एक्सिस पे, वो आपको रूट्स मिल जाएंगे। बट केमिस्ट्री में ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि केमिस्ट्री में यहां पर मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट डिग्री तो n-1 है, तो इसके रूट्स भी n-1 होने चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने लिखा था, लेकिन इसके रूट्स होंगे n-1 माइनस l, यानी n-l-1। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो r की पावर l है ना, ये 0 कब होगा? ये 0 सिर्फ तभी हो सकता है जब r 0 हो जाए, और अगर r 0 हो गया तो न्यूक्लियस को वो मेंशन करेगा, और न्यूक्लियस हमारा कभी भी नोड नहीं हो सकता। यानी कि केमिस्ट्री में हम एक सॉल्यूशन को हटा देंगे। किस सॉल्यूशन को? 0,0,0 को, यानी न्यूक्लियस इज नॉट अ नोड। तो उसको छोड़कर बाकी की बातें करनी है, तो उसको छोड़ दिया जाए तो n-l-1 यही हमारा रेडियल नोड होगा, है ना। ये हमारा फंक्शन है। जैसे मैथ्स में लिखते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वैसे ही ये केमिस्ट्री में फंक्शन है।
तो अगर आपको रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन में अगर आपको रूट्स निकालने हैं तो आपको साई आर बराबर क्या करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। ये साई आर बराबर जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो इसके रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब कांस्टेंट 0 होगा नहीं, ये वाला 0 L बराबर 0 पर भी नहीं होगा, L बराबर 0 पर तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये वाला 0 तभी होगा जब R 0 हो, तो ये रूट नहीं लेंगे, तो बचेगा वही n माइनस L माइनस 1। सो दिस इज अवर रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड। यहां तक मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। यहां तक में किसी का कोई डाउट, कुछ पूछना है क्या पिछले लेक्चर को लेकर? कोई समस्या पिछले लेक्चर को लेकर? कोई समस्या, कोई डाउट? अगर है तो जल्दी से पूछ लीजिए। इस पिछले लेक्चर को लेकर कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, चलिए आगे बढ़ते। अब हम लोगों ने रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन बनाना सीख गए, हम लोगों को रूट्स के बारे में पता चल गया और डिग्री से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में दो चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, वो क्या? एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिग्री की हेल्प से या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से डिग्री पहचानना, दूसरा रूट्स। अगर ये दो चीजों का आपको आइडिया है तो आप हर टाइप का सवाल कर लोगे, ठीक है। तो ये हमारा रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन फिनिश हुआ। अब हमें यहां पर, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज के लेक्चर में मैं आपको यह सिखाऊंगा कि किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट का रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन कैसे बनाया जाता है ना। और फिर इसका उल्टा, हमें रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन मिलेंगे और हमें यह बताना पड़ेगा कि वो किस ऑर्बिटल की इक्वेशन लिखी है, यानी उसका प्रिंसिपल और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या है। चलिए तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आगे का। राइट डाउन द रेडियल पार्ट ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन। जैसे मैं सबसे पहले 1s ऑर्बिटल के लिए जानना चाहता हूं। 1s ऑर्बिटल के लिए रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन क्या होता होगा, मुझे यह जानना है। साई आर इज इक्वल टू 1s ऑर्बिटल के लिए रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, साई आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। आगे क्या लिखें, चलिए मैं बताता हूं आपको। यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 1। ये कैसे पहचानते हैं, ये नंबर। तो बताइए अगर n की वैल्यू 1 है तो यहां पर डिग्री कितना हो जाएगा? तो डिग्री कितना होता है, डिग्री बराबर n माइनस 1, तो ये कितना हो गया, 0। यानी इसकी कोई डिग्री ही नहीं है, डिग्री 0 है। तो कांस्टेंट, ठीक है, और फिर पॉलिनोमियल विद हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, 0। तो आप उसको भी क्या लिखोगे, कांस्टेंट। तो वो आपका कांस्टेंट ही तो बना, यानी पॉलिनोमियल विद हाईएस्ट डिग्री अगर 0 लिख दोगे तो कांस्टेंट ही बना एक तरीके से, e की पावर माइनस सिग्मा, ऐसा कुछ। ये ऐसा कुछ बन रहा होगा वो हमारे 1s ऑर्बिटल के लिए। मैंने आपको यही बताया था कि हम ये नहीं बता सकते कांस्टेंट में क्या होगा, हाँ, बट हम ये जरूर कंपेयर करके बता सकते हैं कि ऐसा कुछ एक्सप्रेशन होगा। तो भाई 1s ऑर्बिटल के लिए, 1s ऑर्बिटल के लिए, है ना। अच्छा, r की पावर जो आप यहां पर l लिखते थे ना, ये भी क्या आ रहा है, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट कब आ रहा होगा, जब l 0 होगा। तो पूरा कांस्टेंट e की पावर माइनस सिग्मा, ऐसा कुछ 1s ऑर्बिटल के लिए। समझ में आ रहा है? चलिए दूसरा सॉल्व करते हैं। ये तो पहला था, दूसरा सॉल्व करते हैं। मैं जानना चाहता हूं 2s ऑर्बिटल के लिए क्या होता होगा रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन। 2s ऑर्बिटल के लिए रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन। तो देखिए यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 2। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी, n माइनस 1, यानी कि 1। तो हमारा ये जो साई आर है फॉर 2s ऑर्बिटल, साई आर फॉर 2s ऑर्बिटल, है ना,
ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अच्छा, r की पावर अभी भी यहां जो l लिखते थे ये वाला टर्म अभी भी कांस्टेंट है, ये वाला टर्म अभी भी कांस्टेंट है। जब हम ये कई सारे सॉल्व करेंगे, अब आप पूछेंगे सर आपको कैसे पता, जितने भी s ऑर्बिटल के लिए सॉल्व कर रहा हूं ना, ये r की पावर l वाला टर्म कांस्टेंट आ रहा है। मतलब ये कब कांस्टेंट बनेगा, जब l बराबर 0 हो। r बराबर 0 होगा तब तो पूरा 0 हो जाएगा, तब तो न्यूक्लियस हो जाएगा, कोई मतलब भी नहीं। तो ये r की पावर l में ये पूरा कांस्टेंट हुआ। अब डिग्री 1 लानी है, ठीक है ना, डिग्री 1 लानी है। तो पॉलिनोमियल, यानी यहां तक कुछ नहीं है, ये सब कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है। पॉलिनोमियल विद, अब डिग्री 1 दिखानी है, विद डिग्री क्या आ जाएगी 1, यहां डिग्री 1 होगी, पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, ठीक है, e की पावर माइनस सिग्मा। तो यहां r की पावर 1 वाला टर्म कुछ रहेगा और यहां तो कांस्टेंट है। क्लियर हो रहा है। एक कॉमन बात मुझे यह समझ में आई हर s ऑर्बिटल को सॉल्व करने पर, वो क्या कि जब कभी भी मैं s ऑर्बिटल सॉल्व करता हूं तो मुझे ये r की पावर l वाला टर्म कांस्टेंट मिलता है। यानी जब जब मैं l के लिए s ऑर्बिटल के लिए सॉल्व करता हूं तब तब मुझे l की वैल्यू क्या मिल रही है, 0। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन अपने को जब हम हर ऑर्बिटल के लिए सॉल्व करेंगे तो देखने को मिलेगा। वो कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। जब कभी भी हम s ऑर्बिटल के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो l की वैल्यू मिल रही है 0। p ऑर्बिटल के लिए अभी जब सॉल्व करेंगे तो l की वैल्यू 1 मिल रही है। d ऑर्बिटल के लिए जब सॉल्व करेंगे तो l की वैल्यू 2 मिल रही है। f ऑर्बिटल के लिए जब सॉल्व करेंगे तो l की वैल्यू 3 मिल रही है। g के लिए l की वैल्यू 4 मिल रही है, एंड सो ऑन। g होता ही नहीं है अभी तो, SPDF में, तो ऐसा मिल रहा। चलिए आते हैं 3s ऑर्बिटल के लिए। तो 3s ऑर्बिटल में देखिए n की वैल्यू 3 है तो हमारा डिग्री कितना हो जाएगा, 2, डिग्री 2 हो जाएगा। तो अब बताइए, आप ही लोग बताइए कैसे एक्सप्रेशन लिखोगे। साई r इज इक्वल टू कांस्टेंट, अब कांस्टेंट का मतलब r की पावर l वाला भी कांस्टेंट, पॉलिनोमियल विद डिग्री कितनी आ जाएगी, 2, e की पावर माइनस सिग्मा, ऐसा कुछ। अभी जब मैं आपको साई r का फंक्शन दूंगा और ये पूछूंगा कि बताओ n और l कैसे आएगा, तब आप ज्यादा बेटर क्लियर कर पाओगे कि उसका ऑर्बिटल, किस ऑर्बिटल को वो रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन बिलोंग करेगा। यहां तक समझ में आया। ये तो s के बारे में हो गया। चलिए p के बारे में जानते हैं। p के बारे में, फोर्थ, मान लीजिए मुझे 2p के लिए सॉल्व करना है, तो n बराबर कितना आया, 2, n बराबर कितना आया, 2। अच्छा, डिग्री कितना हो जाएगा, 1। यहां पर डिग्री कितना हो जाएगा, 1। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, साई r इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब थोड़ी देर पहले अभी मैंने आपसे कहा था जब भी मैं इसमें s के लिए सॉल्व करता हूं तो यहां कांस्टेंट मिलता है, p के लिए सॉल्व करता हूं तो l की वैल्यू 1 मिलती है, यानी r का टर्म होगा कहीं ना कहीं यहां पर, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर मुझे r का टर्म मिल जाएगा एक 1, तो डिग्री तो यहीं से आ गई, तो इसका मतलब अंदर क्या होगा, ये हमारा कांस्टेंट। बिना ब्रैकेट के ही समझिए तो ज्यादा बेहतर है, ब्रैकेट कोई भी लगा भी सकता है, हटा भी सकता है। तो कुल मिला के कांस्टेंट r का एक पावर रहेगा, r की पावर 1 रहेगा, r का एक टर्म रहेगा, e की पावर माइनस सिग्मा, ऐसा कुछ मिलेगा। अच्छा, तो 2p में अगर ऐसा है तो 3p में कैसा होता होगा। n की वैल्यू 2 तो डिग्री हो गई, सॉरी n की वैल्यू 3 तो डिग्री हो गई 2। तो अब की बार जब हम साई r सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कांस्टेंट r की पावर 1 का एक टर्म यहां मिल जाएगा, और अब की बार एक पॉलिनोमियल मिलेगा, और पॉलिनोमियल की डिग्री भी यहां पर 1 होगी।
तो अब देखिए ये r की पावर 1 और r की पावर 1 एक यहां पर हो गया, तो डिग्री टोटल कितनी हो जाएगी 2 और e की पावर -σ, ऐसा कुछ हो। 2p 3p 4p समझ में आ गया। चलिए 3d 4d और देख लीजिए 3d ऑर्बिटल के लिए क्या हो रहा होगा। तो 3d ऑर्बिटल के लिए मैं आपको बता दूं n की वैल्यू 3 है तो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री यहां पर हो जाएगी हमारी 2। तो हमारा जो साइयार है, साइयार वो किस कैसे लिखेंगे, साइयार बराबर हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, ठीक है, और d के लिए r स्क्वायर टर्म दिखेगा मुझे। अब डिग्री 2 तो यहीं आ गई, तो यहां पर आ जाएगा पॉलिनोमियल विद यहां डिग्री 0, तो ये ओवरऑल डिग्री क्या आ जाएगी 2, यानी ये पूरा टर्म कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, e की पावर -σ। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे सर जब मन कर रहा है यहां r की पावर 1 लिख दे रहे हैं, 2 लिख दे रहे हैं, यहां कांस्टेंट लिख दे रहे हैं और पीछे बता भी दिया कि ये ऐसा ऐसा मिला, इस वजह से ऐसा हुआ। आप इस बात को अपने आप कंफर्म कर सकते हो, आप खुद से कंफर्म कर सकते हो। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। आपको रूट निकालना आता है कि नहीं, बताओ। रूट का फॉर्मूला आपको बताया था n - l - 1। चलो मैं इस बात को वेरीफाई करा देता हूं। जैसे मैंने यहां पर 1s ऑर्बिटल के लिए निकाला तो n की वैल्यू 1, डिग्री 0 आया। यहां पर रूट कितना होगा, सोचिए जरा, यहां पर रूट कितना होगा, रूट, तो यहां पर रूट n - l, l की वैल्यू क्या है मैंने आपको बताया इस ऑर्बिटल के लिए 0 होती है, -1, तो कितना आया ये 0। अब बताइए रूट 0 है तो आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट। आप यहां पर रूट लगा के चेक करो, n की वैल्यू 2 है तो 2 - n - l - 1 कितना आया, रूट 1। अब 1 रूट आएगा तो यहां पर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 मिलेगा कि नहीं, अगर रूट 1 आ रहा है, और यहां कांस्टेंट होगा। अब रूट टोटल 1 है, डिग्री भी यहां पर 1 दिख रही है, तो वो अंदर ही रहेगा, बाहर का टर्म क्या होगा, कांस्टेंट। 3s ऑर्बिटल में चलो लगाते हैं, n की वैल्यू 3 है, 3 - l 0 -1 तो कितना आया, रूट 2, और डिग्री भी 2 है, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 और यहीं पर रहेगा, यहीं से 2 रूट मिल जाएंगे, यानी ये बाहर वाला टर्म क्या रहा होगा, कांस्टेंट ही। पॉलिनोमियल के बाहर का टर्म क्या रहा होगा, कांस्टेंट ही। यहां किसी में भी लगा के देख लो यार, 2p में लगा के देखते हैं। चलो 2p में n2 - l, l की वैल्यू p के लिए कितनी होती है, 1, 2 - 1 - 1 कितना आया, 0, 0 आएगा तो कांस्टेंट ही तो होगा, r की पावर 1 का टर्म रहेगा सिर्फ। चलो 3d में लगाओ, n - l, l की वैल्यू d के लिए क्या होती है, 2, तो 3 - 2 - 1 कितना आया, 0, 0 आया तो इसका मतलब कोई रूट नहीं, कोई रूट नहीं, तो यहां क्या होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब r स्क्वायर यहां होगा क्योंकि डिग्री है। इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ कैसे आपको किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट का जनरल एक्सप्रेशन बनाना है। यहां तक क्लियर है। प्रिंस का डाउट है, सर L क्यों कांस्टेंट में है, प्लीज एक्सप्लेन 1 सेकेंड। L क्यों कांस्टेंट में है, L कहां पर कांस्टेंट में बेटा, एक बार जरा फिर से बताना प्रिंस, कहां पर कांस्टेंट वाला नहीं समझ में आया। L कांस्टेंट वाला, अरे हटा दिया, आ गया क्या समझ में। प्रदीप का डाउट है सर 4th में कांस्टेंट नहीं समझ में आया, 4th वाले में, अच्छा ठीक है, यहां पर नहीं समझ में आया। 2p है ना बेटा, 2p है तो n की वैल्यू 2 हो गई, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी आपको पीछे से बताया था, तो l की वैल्यू 1 होती है p के लिए, हर p ऑर्बिटल के लिए, है ना। मान लीजिए आपको नहीं समझना, कोई दिक्कत नहीं, n की वैल्यू 2 है, डिग्री बराबर 1 है, ठीक है। साई r बराबर कांस्टेंट, r की पावर 1 कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट क्यों आया, चलिए जान लेते हैं। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1, इसके रूट कितने होंगे, रूट होंगे, इसके रूट होंगे n - l - 1, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2,
p के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 1 कितना आया 0, यानी रूट 0 है। रूट 0 है तो पॉलिनोमियल का कुछ नहीं मतलब हुआ, कांस्टेंट आएगा, बट डिग्री तो 1 दिखा रहा है तो r की पावर 1 यहां रहेगा, यानी हर p ऑर्बिटल के लिए r की पावर 1 मिलेगा और उसके बाद कोई पॉलिनोमियल दिखेगा। तो अगर डिग्री 1 है तो पॉलिनोमियल कुछ नहीं मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। अगर डिग्री 2 है तो एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा जिसकी डिग्री हमारी 1 हो जाएगी। ऐसे बढ़ता चला जाएगा। क्या अब सभी को क्लियर है? क्या अब सभी को क्लियर है? यहां तक किसी का कोई डाउट? कुछ पूछना है क्या? यहां तक किसी का कोई डाउट है क्या? देखो जल्दी से और बताओ। तो एक पार्ट तो हम लोगों ने समझ गए कि अगर हमें ऑर्बिटल मिल जाए कि भाई 2p का बताओ, 3p का बताओ, 4p का बताओ, तो हम जनरल एक्सप्रेशन बना लेते हैं। हमें जनरल एक्सप्रेशन बनाना आता है, हम ये समझ सकते हैं कि कैसा रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन बन रहा होगा। अब इसमें थोड़ा और परफेक्शन आ जाए और ये अपने को फील होने लगे नहीं यार वाकई में अपने को आ गया है, और कोई भी कैसी भी इक्वेशन लिख के दे दे, हम उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सारी चीजें बता लेंगे। तो इसके लिए अब क्वेश्चन हम लोग रिवर्स में करेंगे। अब हम लोग नेट पे जो पब्लिश है पर्टिकुलर किसी ऑर्बिटल का रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, वो रिजल्ट उठाते हैं और उस रिजल्ट को जब उठाएंगे तो फिर उसमें अपने को ढूंढना होगा कि ये किस ऑर्बिटल के लिए इक्वेशन लिखी है। तो अब क्वेश्चन उल्टा चलेगा। अब मैं आपको रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन बिल्कुल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है सब कुछ लिख के दे रहा हूं, आपको मुझे बताना होगा कि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या है। तैयार है? चलिए उससे पहले ये नोडल पॉइंट और नोडल प्लेन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। नोडल प्लेन और नोडल पॉइंट क्या होते हैं, ये भी अपने को जरूरत पड़ने वाली है। आपको नोडल प्लेन और नोडल पॉइंट क्या होते हैं मेरे ख्याल से मैं बता चुका हूं। द प्लेन वेयर द रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन इज 0 इज कॉल्ड रेडियल नोड, है ना। तो नोड क्या होता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो 0, और जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। ठीक है, तो उस पॉइंट को बोलेंगे नोडल पॉइंट, प्लेन को बोलेंगे नोडल प्लेन। अब देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। रेडियल नोड का फॉर्मूला लिख लीजिए n-l-1। मैंने आपसे कहा था हमारे सिलेबस में सिर्फ रेडियल नोड है। अगर हम एंगुलर नोड पढ़े, अगर हम एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन पढ़ें तो हमें एंगुलर नोड भी मिलेगा। जैसे हमने रेडियल नोड निकालना सीखा ना, ठीक उसी तरह से अगर हम एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन को स्टडी करेंगे तो हमें एंगुलर नोड भी मिल जाएगा, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हमें नहीं पढ़ना है। उसका सिर्फ रिजल्ट याद रखना है। क्या? एंगुलर नोड इज इक्वल टू एल होता है। एंगुलर नोड इज इक्वल टू एल होता है। अभी पिछले लेक्चर में मुझसे कोई पूछ रहा था कि सर हमें यह कैसे पता चलेगा कि एंगुलर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से शेप ऑफ द ऑर्बिटल क्या होता है। और मैंने आपसे कहा था जब शेप ऑफ द ऑर्बिटल आएगा तो मैं इस बारे में डिस्कस करूंगा। हालांकि मैं यहां पर भी डिस्कस कर सकता हूं। एंगुलर नोड की मदद से हम शेप ऑफ द ऑर्बिटल को डिफाइन कर पाएंगे, एंगुलर नोड की मदद से। जैसे कि आप सोचिए एस ऑर्बिटल में एल की वैल्यू क्या होगी 0, यानी एंगुलर नोड एक भी नहीं है, तो स्फेरिकल जैसा बनेगा। हालांकि सिर्फ यही नहीं, ये इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, और जो ग्राफ प्लॉट करेंगे आरपीडीएफ के, साई आर के, साई स्क्वायर आर के, इन सब का कंक्लूजन हमें बताएगा कि एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। पी वाले का शेप डंबल होता है, तो डंबल जब बनाएंगे तो एक एंगुलर नोड बनेगा यानी पी। डबल डंबल जब बनाएंगे तो 2 एंगुलर नोड बनेंगे यानी कि डी। समझ में आ रहा है? तो ये नोट कर लेना। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स आ जाएगा n-1, टोटल नंबर ऑफ नोड्स। और अगर कोई आपसे नोडल प्लेन के बारे में पूछे तो वो नोडल प्लेन कितना होता है? L के बराबर। लेकिन
यहां पर आपको dz स्क्वायर कंसिडर नहीं करना, एक्सेप्ट dz स्क्वायर। dz स्क्वायर को छोड़कर बाकी सब में नोडल प्लेन अगर आपको निकालना है तो वो क्या होता होगा, L। dz स्क्वायर के बारे में मेरे से कोई बात नहीं करेगा, जब मैं शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ाऊंगा तो वहां पर क्या नोड होगा या नहीं होगा, नोडल प्लेन होगा या नहीं होगा, सारी बातें हम वहां पर डिस्कस करेंगे। ओके, पहले आप लोग ये जल्दी से नोट कर लीजिए। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो, है ना, क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें नहीं समझोगे तो एक तरीका और था, ये सब मैं स्किप कर देता, सीधा आपको क्वांटम नंबर पढ़ाता और बोलता ये रट लो, जल्दी भी हो जाता। लेकिन आपको कभी भी ये बात नहीं समझ में आती कि आखिर ये क्वांटम नंबर में जो पढ़ाया जा रहा है ये आ कहां से रहा है, कैसे बन रहा है और इसका मतलब क्या है। ठीक है, नो समस्या। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये मैंने नेट से निकाला हुआ कुछ रिजल्ट है, ये किस ऑर्बिटल के लिए है वो मैंने कट कर दिया, हटा दिया है। तो साफ सुथरे कुछ ये पार्ट हैं, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं, आप और मैं मिलके सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। अब देखिए यहां पर इन लोगों का रिसर्च, जिसने जिसने इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए इक्वेशन दी होगी उसके नाम के आगे डॉक्टर लग गया होगा, पीएचडी तक कर ली होगी उसने, है ना। तो ऐसा करने वाले एक नहीं बहुत सारे लोग भी होंगे, है ना। तो हम लोगों का काम ये नहीं है कि यहां पर 2 आ रहा है, z/a0 आ रहा है, √3 आ रहा है, ये सब निकालना। हमारा काम ये है कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि ये किस ऑर्बिटल का इक्वेशन लिखा है वो पहचानना आना चाहिए। हमसे कोई ये पूछेगा कि इस ऑर्बिटल के लिए इक्वेशन क्या होगी तो हम कांस्टेंट, पॉलिनोमियल विद डिग्री के टर्म में बता देंगे। ठीक है, जब कभी भी पहचानने को आएगा तो हम उसी से पहचान भी लेंगे। तो टोटल 6 पार्ट हैं ये आपको सॉल्व करने हैं। चलिए जल्दी से काम पे लग जाइए। फाइंड द प्रिंसिपल एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर फॉर द फॉलोइंग रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ द गिवन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑफ द गिवन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे एक दो मैं बताता हूं आपको। यहां पर a0 क्या है, कांस्टेंट, r हमारा वही रेडियस वाला है, r की पावर है ना जो भी फंक्शन है, और z क्या है, यहां पर आप z/a0 पूरे को कांस्टेंट ले लीजिए, z/a0 पूरे को कांस्टेंट ले लीजिए। ठीक है, तो मैं जैसे कि पहला सॉल्व कर रहा हूं तो फर्स्ट वाला अगर मैं सॉल्व करूं तो 2z/a0, देखिए ये पूरा कांस्टेंट मिला और यहां पर e की पावर माइनस सिग्मा जैसा कुछ मिला। यानी जब पूरा कुछ कांस्टेंट है तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या बन रही है, 0। हाईएस्ट डिग्री क्या बनी, 0। अगर हाईएस्ट डिग्री 0 बनी इस वाले के लिए, अगर हाईएस्ट डिग्री अगर यहां पर 0 बनी तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा, 1 होगा ना। अच्छा अब बताओ इसमें कितने रूट आ रहे हैं, रूट कितने आ रहे हैं, रूट मिला क्या, कोई कांस्टेंट है ये e की पावर माइनस सिग्मा, यानी रूट कितने हो गए, 0। ध्यान से सुनना, रूट कितने हो गए, 0, मतलब कि n-l-1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। यहां पर मुझे n की वैल्यू पता है कितनी, 1, तो 1 - l-1 बराबर 0। तो बताओ l की वैल्यू कितनी आ गई, l की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यानी कि ये किसको बिलोंग कर रहा है, 1s ऑर्बिटल को। पहला वाला किसको बिलोंग कर रहा है, 1s ऑर्बिटल को। ऐसे सॉल्व करना। क्लियर हुआ। अब जब इक्वेशन ऐसे लिख के देगा तो आप कैसे पहचानोगे कि उसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या है। भाई डिग्री देखकर तो आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकाल लोगे, लेकिन आप एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कैसे निकालोगे। तो जो भी इक्वेशन दी होगी उसमें कितने रूट आ रहे हैं वो आपको दिख जाएंगे, रूट तो देख लोगे ना, और रूट से आपको मिल जाएगा
n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू वही रूट के बराबर होगा, तो वहां से l निकाल लेंगे। और आप अब की बार ये वेरीफाई करना कि हर बार s के लिए l की वैल्यू 0 आती है कि नहीं, p के लिए l की वैल्यू 1 आती है कि नहीं। चलिए अब सॉल्व करते जाइए, आप लोग सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे। सभी को अच्छे से आना चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना। कोई अगर हमें इक्वेशन दे दे तो हम n और l निकाल लें, या किसी ऑर्बिटल के लिए अगर कोई इक्वेशन पूछ ले तो उसका जनरल फॉर्मेट बनाना आता हो। ये दोनों काम सभी को आने चाहिए। पहले पार्ट का आंसर अपने को मिल गया। दूसरे पार्ट का आंसर, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया। अब देखिए यहां पर r का एक टर्म है, r की पावर 1 है ना। तो अपने को हाईएस्ट डिग्री कितनी मिल रही है, अपने को यहां पर हाईएस्ट डिग्री मिल गई 1, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया 2, n तो निकल आया। ये किसी सेकेंड ऑर्बिट के बारे में बात की जा रही है। अब बताइए रूट कितने हैं, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, साई r बराबर 0 कर दीजिए, रूट मिल जाएंगे आपको। तो ये कितना मिलेगा, अगर इसको भी 0 कर दोगे, अगर इसको भी 0 कर दोगे तो न्यूक्लियस तो रूट होगा नहीं, यानी आपके रूट कितने हुए एक तरीके से 0। फिर से आपके रूट हो गए 0। अगर रूट 0 हो गए यानी कि n माइनस एल माइनस 1 बराबर 0, तो अब आपके n की वैल्यू कितनी है 2 माइनस एल माइनस 1 बराबर 0। तो ये l बराबर कितना आ गया 1, और l बराबर 1 का मतलब क्या हो गया p। देखिए r का 1, r की पावर 1 बाहर है कि नहीं, तो इस वाले का आंसर कितना हो गया 2p। ये 2p है, पहला वाला 1s था, दूसरा वाला 2p है। समझ में आया कैसे? डिग्री हाईएस्ट कितनी हुई 1, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 2। रूट कितने हैं, रूट कुछ भी नहीं है, क्योंकि r बराबर 0 का आप रूट नहीं मानेंगे, क्योंकि वो न्यूक्लियस है, याद रखना है मेरी बात, ठीक है। r बराबर 0 न्यूक्लियस है तो उसको रूट नहीं बोलेंगे। तो रूट हमारे कितने हो गए 0, 0 हो गए तो n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू 0, तो l की वैल्यू आ गई p, l की वैल्यू आ गई 1, और 1 का मतलब क्या हो गया 2p ऑर्बिटल। n और l निकालना था, मिल गया n और l, n भी मिल रहा है, l भी मिल रहा है। क्या सभी को समझ में आ रही है मेरी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है? थर्ड वाले के लिए, अरे थर्ड वाले का भी 1s बता रहा है अमन, कैसे बेटा? पहले वाले का भी 1s आ रहा था, तो थर्ड वाले का कैसे 1s आएगा? नहीं नहीं अमन, कुछ गड़बड़ किया है, थर्ड वाले का आंसर 1s नहीं होगा भाई। चलो देखता हूं। कांस्टेंट r की पावर 1 हाईएस्ट, तो ये मिला, तो यहां पर डिग्री हाईएस्ट कितनी मिल गई 1, n बराबर कितना हो गया 2, r की पावर 1 है ना, ठीक है ना, तो डिग्री हाईएस्ट कितनी है 1, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया 2। चलो 2 तो मिल गया। अब जानते हैं रूट, तो ये तो कांस्टेंट है, और इसको 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, रूट मिल जाएगा ना। इसको जब 0 पुट करोगे तो 2a0/z मिल जाएगा आपको रूट, उस रूट की वैल्यू है ये। तो रूट आपको कितना मिला 1, यानी आपके n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, रूट आपका 1 है, तो 2 माइनस एल माइनस 1 बराबर 1। ये कब आएगा बताओ? जब ये l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 0 कर दीजिए, आ जाएगा, है ना। तो l बराबर कितना आया आपका 0, यानी ये किसकी इक्वेशन है? ये 2s ऑर्बिटल की इक्वेशन है, ये 2s ऑर्बिटल की इक्वेशन है। थर्ड वाला पार्ट का आंसर है 2s। अब सब मेरे से ना सॉल्व कराओ यार, तुम लोग भी सॉल्व करो। अब तो 3 पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए, अब तो समझ में आ गया ना। थर्ड वाले का आंसर है 2s। सभी को क्लियर हो रहा है? जल्दी से देखते जाइए।
थर्ड वाले का आंसर 2s है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सॉल्व कीजिए। बोर्ड पे शाइन तो नहीं पड़ रहा है, ज्यादा दिखाई दे रहा है प्रॉपर? थर्ड वाले का आंसर है 2s। चलिए बहुत अच्छा, फोर्थ वाले का भी आंसर लोगों ने देना स्टार्ट कर दिया है। और भी बाकी लोग दीजिए आंसर। फोर्थ वाले का आंसर क्या होगा? 3D बता रहे हैं, मालूम नहीं मुझे, मैं चेक करता हूं फिर बताता हूं आपको। थर्ड में एक का डाउट है, थर्ड में √1 क्यों लिए? अच्छा, थर्ड में √1 क्यों लिए? अरे भाई थर्ड वाले में आ जाओ जल्दी से। ये कांस्टेंट वाला पार्ट है, ये आपको पॉलिनोमियल नहीं दिख रहा है सॉल्व होता हुआ? ये पॉलिनोमियल आपको सॉल्व होता नहीं दिखाई दे रहा है? अगर आप साई आर बराबर 0 पुट करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, 0 नहीं होगा। वो e की पावर माइनस सिग्मा है, वो भी 0 नहीं होगा, ये तो 0 होगा ना। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? अरे मैथ्स में तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना। और ये नीट में है, जेई में है, ये सब बातें तो कब आई होंगी? ये सब बातें तो 10th के बाद आई होंगी ना, 11th में आपने लिया होगा। 10th तक तो क्वाड्रेटिक के नाम पे कुछ पढ़ा है। तो ये पॉलिनोमियल सॉल्व करेंगे, इसको 0 पुट करेंगे तो r की वैल्यू मिलेगी कि नहीं? तो आपको एक सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं? सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? रूट। तो √1 है, इसलिए दिख रहा है तो लिख दिया √1। ओके, चलिए फोर्थ का आंसर जल्दी से वेरीफाई करते हैं। फोर्थ वाले का बच्चे बता रहे 3D आ रहा है, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और ये वाला r की पावर 2, तो इसमें डिग्री आ गई 2, r की पावर 2, ठीक है ना, डिग्री आ गई 2, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया? 3। अच्छा, इसके रूट कितने हैं? रूट 1 भी नहीं है, तो n-l-1 बराबर 0। समझ में आ रहा है? जैसे मैं देख रहा हूं वैसे आपको भी देखना आना चाहिए। ये कांस्टेंट रूट थोड़ी ना है, ये भी कांस्टेंट रूट नहीं है। और ये r², ये वाला टर्म कब 0 होगा? जब आपसे कोई बोले रूट के लिए, तो पूरे फंक्शन को 0 के बराबर कर दो। कांस्टेंट 0 हो नहीं सकता, कांस्टेंट 0 हो नहीं सकता, ये 0 हो नहीं सकता। ये वाला 0 हो सकता है क्या? हो सकता है, सिर्फ कब? जब r बराबर 0 आ जाए, लेकिन वो न्यूक्लियस होगा। सो दिस इज नॉट अवर रूट, यानी रूट कितना हो गया? 0। तो n की वैल्यू आपकी 3 आ गई, -l-1 बराबर 0। ये कब होगा? तो 3 माइनस ये l की वैल्यू कितनी आ गई? l की वैल्यू आ गई 2। l की वैल्यू 2 का मतलब क्या हो गया? d। तो ये 3D है, ये 3D है। अच्छा, ये ना देख लेना n बराबर 3, d बराबर 2, तो 3D लिख दें। ये d माने डिग्री है। अगर ऐसा होता तो यहां n बराबर 2, d बराबर 1, तो यहां 2p लिख देते। 2s आया है ये तो, ठीक है ना, एक्स्ट्रा भेजा नहीं, जितना जितना सिखा रहा हूं वैसे वैसे लगाना है। सही है बिल्कुल, फोर्थ पार्ट का आंसर सभी का सही आया है। फिफ्थ पार्ट का आंसर दे रहे हो क्या? फिफ्थ पार्ट का आंसर बच्चे बता रहे 3s आ रहा है। चलिए देखता हूं, 3s। फिफ्थ पार्ट का आंसर 3s आ रहा है क्या? जल्दी से देखिए आप सभी लोग। अब कुछ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, अब कुछ समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। अब क्लियर हो रहा है ना? अब ये लग रहा होगा कि हाँ, कोई भी इक्वेशन ऐसी देगा आड़ी तिरछी तो भी हम बता देंगे देखकर कि वो किस ऑर्बिटल के बारे में है। फिफ्थ का आंसर सभी ने दिया है 3s। चलिए चेक करता हूं, वेरीफाई करता हूं। कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, r की पावर 1 ये मिला, और ये r की पावर 1 ये मिला। तो फिफ्थ वाले में मुझे r की पावर 2 मिल रहा है, यानी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई? 2। तो n बराबर कितना हो गया? 3। अच्छा, रूट की बात करते हैं। ये तो कांस्टेंट है, ये वाला टर्म में रूट का मतलब होगा नहीं, क्योंकि ये न्यूक्लियस को बिलोंग करेगा अगर 0 पुट कर दूंगा।
रूट 1 मिल रहा है। ये पॉलिनोमियल सॉल्व करने से एक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि n माइनस एल माइनस 1 बराबर 0, सॉरी 1, n माइनस एल माइनस 1 बराबर 1। तो ये कब हो सकता है भाई? जब मैं 3 माइनस एल माइनस 1 बराबर 1 अगर कर दें तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो l की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है ना? l की वैल्यू आ जाएगी 1। तो l की वैल्यू अगर यहां से 1 आती है तो ये क्या हो गया? 3p। इसका आंसर हो गया 3p। आप लोग 3s बोल रहे थे यार, इसका सही आंसर है फिफ्थ पार्ट का 3p। सभी ने 3s लिखा है, जल्दी से देखो। फिफ्थ पार्ट का आंसर होगा 3p। s कैसे होगा? अगर s होता तो सोचो l की वैल्यू क्या आती? 0। और जब कभी भी s निकालोगे ना, तो अगर l की वैल्यू 0 आ रही है तो r की पावर 1 वाला टर्म ही नहीं मिलेगा आपको। अगर ये r की पावर 1 वाला टर्म आप लोगों ने देखा नहीं है मेरे ख्याल से, इसको कांस्टेंट मान लिया है, ऐसा मत कीजिए। क्या अभी सभी लोगों को समझ में आ गया? फिफ्थ पार्ट का आंसर है 3p। फिफ्थ पार्ट का सही आंसर है 3p, 3s नहीं। गड़बड़ कर गए आप लोग लास्ट वाले में। हाँ चलिए, लास्ट पार्ट है सिक्स्थ पार्ट। अब की बार गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सॉल्व कीजिए और बताइए। सिक्स्थ पार्ट सॉल्व कीजिए और बताइए। अच्छा, जैसे कई किताबों में आप लोग देखोगे, एक चीज और बता दूं मैं आपको, जैसे ये 1s है ना, तो ये जो इक्वेशन लिखी है ना, ये इक्वेशन को ऐसे लिखेगा जैसे हम लोग लिखते हैं साई आर बराबर ये, तो कई किताबों में ऐसे भी लिखा होता है साई 1,0 इज इक्वल टू, अब ये पूरा 2z/a0 है ना, की पावर 3/2 e की पावर -zr/a0, ऐसे करके लिखता है। समझ रहे हो? तो ये जो पहला टर्म है ये क्या है? n, और ये दूसरा टर्म है ये l है, n और l। जब कभी भी ऐसे लिख के दे तो भी समझ जाना जल्दी से वो नंबर का मतलब क्या है। हाँ, आंसर आया। सिक्स्थ वाले का आंसर अभी तक सिर्फ ऐश्वर्या ने आंसर दिया है 4p। विनीता, आपका ये 4d आंसर किस पार्ट का है बेटा? 4p, ओके। आप मेरे ख्याल से सिक्स्थ पार्ट का आंसर दे रहे हैं 4d। कोई कह रहा है 4p, कोई कह रहा है 4d। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है आप लोगों को अभी भी। ये क्लास एंड होने के बाद ये जितने पार्ट है ना, इनको अच्छे से बैठ के सॉल्व करना है बिना सॉल्यूशन देखे, ठीक है? लेक्चर फिर से स्टार्ट करना, यहां पर पहुंच जाना और बिना सॉल्यूशन देखे हर पार्ट को सॉल्व करते जाना। समझ रहे हो? ये सब मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं तब नहीं आना चाहिए, आपको खुद आना चाहिए। मैंने आपको हिंट दे दी, आपको समझा दिया कैसे सॉल्व करना है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन आप खूब लगाइए। आपके मॉड्यूल में, टेक्स्ट बुक में जनरली ये सब मिलता नहीं है। ये सारा रिजल्ट मैंने नेट से ढूंढ के लिखा है ना? तो आप इतने की भी अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत है। अभी और भी सवाल लगवाता हूं, अभी और भी होमवर्क में प्रैक्टिस देता हूं आपको, और किस तरह से सवाल बन सकते हैं। चलिए मैं लास्ट वाला वेरीफाई कर देता हूं। कांस्टेंट, ये r की पावर 1 है, पॉलिनोमियल है, यहां पर r की पावर 1 है और यहां पर r की पावर 2 है। ये वही हो गया ax² + bx + c जैसा, यानी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई? 2। हाईएस्ट डिग्री हो गई 2, तो n बराबर कितना आ गया? 3। n बराबर आ गया 3, हाईएस्ट डिग्री मिल गई ना। हाईएस्ट डिग्री कितनी है हमारी? 2। आप लोगों ने इसको जोड़ दिया, 3 + 1 कर दिया। यार ऐसा मत करो, हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री देखो ना, ax² + bx + c में डिग्री 3 बोली थी क्या आप लोगों ने? 2 ही बोली थी ना।
तो ये हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई 2, तो उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया 3। अब बताओ ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसे का अगर मैं रूट निकालूंगा तो कितने रूट आएंगे 2, तो रूट इसके आएंगे 2, n माइनस l माइनस 1 बराबर 2। तो बताओ अगर यहां पर n की वैल्यू 3 लगाओगे, रूट इसके 2 आ रहे हैं ना, n की वैल्यू अगर 3 लगाओगे तो l की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रूट कब आएंगे 2, 3, l की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां पर देख लीजिए, आप लोग खुद समझदार हैं, समझ लीजिए। रूट तो इसके 2 बन रहे हैं ना, इसके 2 रूट आएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसा इक्वेशन है, तो अगर इसके 2 रूट आएंगे तो 2 रूट का मतलब n माइनस एल माइनस 1 बराबर 2, n माइनस एल माइनस 1 बराबर 2। और अगर ऐसा होगा तो l की वैल्यू जरा 0 पुट कीजिए, तो 3 माइनस 1 बराबर 2, यानी l बराबर 0 है। तो ये किसकी इक्वेशन है, 3s की इक्वेशन है। सभी का गलत हुआ। ये 3s की इक्वेशन है। कुछ भेजे में जा रहा है, 3s। तो देखिए सारा काम हम लोगों ने सिर्फ डिग्री और रूट पहचानने से किया। मैं फिर कहूंगा आप लोग डिग्री और रूट पे बिल्कुल अच्छे से फोकस करना चालू कर दो, आपको सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, अब थोड़ा जल्दी सॉल्व करना, सॉल्व करो और बताओ मुझे। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम साई 2s। अब ये बता ही रहा है कि 2s ऑर्बिटल की इक्वेशन है, तो सोचिए अगर 2s ऑर्बिटल की इक्वेशन है तो n बराबर 2 है, l बराबर 0 है, 2 माइनस 0 माइनस 1 यानी रूट कितना आएगा 1। देखिए 1 रूट बन रहा है। खैर आप सवाल पढ़िए, जल्दी से बताइए मुझे आंसर। वेयर a नॉट इज द बोहर रेडियस इफ द रेडियल नोड इन 2s ऑर्बिटल बी एट r नॉट। रेडियल नोड जो है वो हमें r नॉट पे मिलता है, ठीक है। देन r नॉट वुड बी इक्वल टू, r नॉट वुड बी इक्वल टू, रेडियल नोड जो है हमें r नॉट पे मिलता है, तो r नॉट पर वो कितनी दूरी पर मिलेगा, क्या वैल्यू होगी, ये बताना है। बिना पेन चलाए आप सॉल्व कर सकते हो, बिना पेन चलाए। देखा और टिक लगाया और आगे बढ़ गए। समझ आ रहा है? ऐसा सवाल है। बस पेन ना चलाएं, इसके लिए भेजा चलाना बहुत जरूरी है। तो आपका भेजा कितनी अच्छे से चल रहा है उसी बात पे डिपेंड करेगा कि आपका पेन ज्यादा चलेगा कि कम। गुड, इसका सही आंसर है बी। अरे खुद देखो यार, वो कह रहा है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, 2s ऑर्बिटल के लिए ऐसा आता है। उसने हमसे पूछा ही नहीं है कि इसके n और l की वैल्यू क्या है। अगर आप ये सब ढूंढ रहे हो तो आप बेवकूफी कर रहे हो, खुद ही नहीं बोला है यहाँ 2s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल की इक्वेशन है। तो अब रेडियल नोड अगर निकालना है आपको, इसका रेडियल नोड अगर निकालना है तो ये साई आर बराबर 0 पुट करोगे, कांस्टेंट ये कांस्टेंट इसी को 0 पुट करोगे ना, इसको 0 पुट करोगे तो 2 माइनस आर बाई ए नॉट बराबर 0 जैसे ही पुट करोगे तो आर बराबर 2a0 नहीं आ जाएगा। आर बराबर 2a0 यही रूट है, और वो रूट की वैल्यू कितनी है 2a0, यही सॉल्यूशन आ गया आपका। उसने यही तो बोला रेडियल नोड हमें 2s ऑर्बिटल में कहां पे मिलता है, r0 पे। देन r0 वुड बी इक्वल टू 2a0। क्लियर हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर कितना आया, बी। बहुत अच्छे, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए मुझे। ये रहा अगला सवाल।
द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज psi r इज इक्वल टू 1/16 √4। अरे √4 क्यों लिखा है भाई, इसको 2 ही लिख देते, यहां पर कुछ होगा, खैर कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं। z बाई ए नॉट की पावर 3/2, सिग्मा -1 सिग्मा स्क्वायर -8 सिग्मा +12, ठीक है, e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2। अच्छा सब कुछ सिग्मा में ही दे रखा है। वेयर ए नॉट एंड जेड आर कॉन्स्टेंट, ठीक है, ए नॉट और जेड कॉन्स्टेंट है। इन विच आंसर कैन बी एक्सप्रेस्ड, आंसर कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, एंड सिग्मा इज द फंक्शन ऑफ आर 2z अपॉन पाई अपॉन ए नॉट। ये कुछ गड़बड़ लिखा है, इसको मैं सही करता हूं, बताता हूं। द मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन ऑफ द रेडियल नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस विल बी, ये z की सिग्मा की वैल्यू जो है इसमें कुछ गड़बड़ आ गया है, इसको मैं इसका सही आंसर बता देता हूं। ये क्वेश्चन में सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, सवाल में जो सिग्मा है 2rz अपॉन 3a नॉट, सिग्मा को सही लिख लीजिए, ये कुछ गड़बड़ हो गया है, सिग्मा को मैं यहां पे लिख देता हूं। सिग्मा बराबर है, एक मिनट, सिग्मा बराबर है आपका 2zr अपॉन ए नॉट, 2zr अपॉन ए नॉट, ठीक है, इसका आंसर है मेरे पास ये 2zr अपॉन ए नॉट। अब बताइए, ये हटा दीजिए, इसको कुछ गड़बड़ था ये। अब बताइए अपना आंसर, एक छोटा सा करेक्शन है, पहले ये कर लीजिए, फिर सवाल को सॉल्व कीजिए। चलिए अब सॉल्व कीजिए और बताइए। सिग्मा इज द फंक्शन ऑफ आर, मैंने आपको बोला था ना, तो फंक्शन ऑफ आर है तो सिग्मा बराबर 2zr अपॉन ए नॉट दिया है। मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन ऑफ रेडियल नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से मिनिमम दूरी मैक्सिमम दूरी कितनी होगी, इसके रूट कितने बन रहे हैं, एक ये क्वाड्रेटिक टाइप का बन रहा है तो इसके 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे, इसका एक, इसके 3 सॉल्यूशन हैं, 3 वैल्यू हैं, उनमें से आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो कुल मिला के आप psi r बराबर 0 पुट कर दीजिए। तो मुझे बताइए सिग्मा की वैल्यू क्या क्या आएगी, सिग्मा की वैल्यू क्या क्या आएगी ये बताइए। सिग्मा बराबर 2zr अपॉन ए नॉट है, और सिग्मा की एक वैल्यू मैं देख सकता हूं 1 आ रही है, बाकी की 2 वैल्यू और बताइए, यहां से सॉल्व कीजिए। 6 और 2 बन रहा है क्या, 6 और 2 12, -6 -2 12 सिग्मा स्क्वायर -8 सिग्मा, हाँ 6 2 1। सिग्मा की वैल्यू कितनी आ रही है, सिग्मा की वैल्यू एक आई 1, एक आई 2, एक आई 6, ठीक है। तो अगर मैं सिग्मा बराबर 1 पुट करता हूं तो 2zr अपॉन ए नॉट होगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2z। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे मिनिमम चाहिए तो सिग्मा और r दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सिग्मा की वैल्यू अगर मैं मिनिमम लूंगा तो मुझे r की वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम मिल जाएगी, ठीक है। और मैक्सिमम के लिए मैं सिग्मा की वैल्यू भी मैक्सिमम ले लूं, सिग्मा बराबर 6, तो 6 2zr अपॉन ए नॉट, तो r बराबर कितना हो जाएगा 6/2 यानी 3a नॉट। ये कितना बन गया, सीधा सीधा 3a नॉट बाई जेड, 3a नॉट बाई जेड, ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। कौन सा आंसर मिला, 3a नॉट बाई जेड और a नॉट, कौन सा आंसर आया था अपना, 3a नॉट बाई जेड और a नॉट बाई 2z है ये, सॉरी r लिखा है, a नॉट बाई 2z, a नॉट बाई 2z। थर्ड पार्ट आया आंसर, a नॉट बाई 2z, 2a नहीं है 2z कर लीजिए, a नॉट बाई 2z और 3a नॉट बाई z, सी पार्ट अपना आंसर हो जाएगा। चेक कीजिए और देखिए इसमें थोड़ा करेक्शन आ गया,
इसका सही आंसर है सी पार्ट, a0/2z और 3a0/z। करेक्ट आंसर है सी। देख लीजिए जल्दी से और बताइए। सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। समझ आ रहा है? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? एक सवाल और है, चलिए इसको होमवर्क में कीजिएगा, कल बताइएगा इसका आंसर क्या है। वैसे ही सॉल्व करना है, फिर से वही है सब। सिग्मा की 2 वैल्यू आ जाएंगी, है ना, और उसको लगाकर आपको सॉल्व करना है। सिग्मा इज द फंक्शन। इसको मैं जरा चेक कर लेता हूं ये सही लिखा है या नहीं, क्योंकि हो सकता है सिग्मा में यहां पर भी कुछ गड़बड़ किया हो, तो इसको चेक कर लेता हूं मैं सही लिखा है या नहीं। 2rz/3a0, ये 2r है, ये 2rz/3a0, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू मैं लिख देता हूं यहां पर, इसको सही कर लीजिए। सिग्मा इज इक्वल टू 2rz/3a0, ये है, ठीक है। अब चलिए सॉल्व कीजिएगा आप लोग और मुझे बताइएगा अगले टर्न पे क्या आ रहा है इसका आंसर। फंक्शन भी 1 मिनट चेक कर लूं। 9/√3, ठीक है, 1/9√3, 1/a0 की पावर 3/2, 6 - 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर e की पावर माइनस सिग्मा/2, सही है, ठीक है, ठीक है ये, ओके। तो ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। 3s ऑर्बिटल के लिए इक्वेशन दी गई है, सिग्मा की वैल्यू आएगी, सिग्मा की वैल्यू वहां पुट करोगे तो r के टर्म्स में आंसर आ जाएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, हो जाएगा। ये होमवर्क में दे रहा हूं क्वेश्चन। अच्छा, अब ये एक पैसेज है, कॉम्प्रिहेंशन है। ये वही पैसेज, वही कॉम्प्रिहेंशन है जिसे 2016 तक लोग पढ़ाते ही नहीं थे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और कहते थे ये सब अपने काम का नहीं है। और 2017 में जेईई एडवांस में पहली बार मैच द कॉलम 2 कॉलम में नहीं बल्कि 3 कॉलम में आने लगा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 करके। ये वही सवाल है जिसके बारे में मैं बता रहा था। इसमें कुछ 1-2 पार्ट ऐसे हैं जो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिए। जब आप थोड़ी बहुत और इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा, जब इसको और 1-2 लेक्चर और हो जाए, तो आप इस सवाल को जरूर सॉल्व कीजिएगा और हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ये था, देखिए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इधर चल रहा है, इधर रोमन लेटर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चल रहा है, इधर PQRS चल रहा है। अभी मैंने आपको ग्राफ प्लॉट करना नहीं सिखाया है, जब ग्राफ प्लॉट करना सिखा दूं फिर आप लोग ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, तो देखिए यहां पर 1s2s ऑर्बिटल के लिए है, यहां पर साई की वैल्यू दी गई है, किसके प्रोपोर्शनल है। अब ये अभी मैंने आपको बताया था NLM, M क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। ये भी अभी आपको क्वांटम नंबर में सिखाया जाएगा, है ना। ये जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था 1 0 लिखना, 2 0 लिखना, तो पहला नंबर n को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नंबर l को रिप्रेजेंट करता है और तीसरा नंबर m को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये सब उन्हीं सब बारे में बताया जा रहा है। अब आप इसको पहले स्क्रीनशॉट इसका लेते जाइए अच्छे से, पहले इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब इसी के आगे ये वाला स्क्रीनशॉट है, तो ये थर्ड और फोर्थ यहां तक का ये सवाल है पूरा, ठीक है। ये पूरा पैसेज बना के दिया इन्होंने। यहां पर एनर्जी गैप के बारे में कुछ लिखा हुआ है, इस वाले से किसको मैच करेंगे ये भी चेक करना रहेगा। चलिए, यहां तक बात समझ में आ रही है आपको। चलिए, आप चाहें तो जेईई एडवांस 2017 का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको ये सवाल पूरा पूरा मिल जाएगा।
पहले पार्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कॉम्बिनेशन सही है फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। अब देखिए, कहने को ये एक सवाल है, लेकिन सोचिए 2017 में जब ये सवाल आया होगा तो ये सवाल कितना पजल करने वाला था, क्योंकि यहां पर हर पार्ट को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सही लिखा है, हर पार्ट को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला सवाल ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा, एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा, और जब ग्राफ बना लें तब अटेम्प्ट कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है। हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। फिर ये He+ आयन के लिए कौन सा गलत है ये ढूंढना था, He+ के लिए। और फिर थर्ड फॉर हाइड्रोजन एटम इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ये इस तरह से ये सवाल पूछा गया था 12 नंबर में। ओके, स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग ग्राफ के बाद डिस्कस करेंगे। चलिए, अब बारी आती है ग्राफ की। ग्राफ ऑफ psi r वर्सेस r। अब अपने को ग्राफ बनाना सीखना है। रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन तो हमने पढ़ लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लगा लिए। एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें रिजल्ट याद रखना है, उस रिजल्ट की हर जगह जरूरत पड़ने वाली है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ की। स्टार्ट किया जाए या अगले टर्न पे रखा जाए, क्या किया जाए बताइए? और पढ़ाऊं या छोड़ दिया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? ऑप्शन सी है पहले पीछे वाले क्वेश्चन का। चलिए ठीक है, ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस जितने भी हैं, क्योंकि एक ग्राफ तो पढ़ना नहीं है, अपने को 3 हेडिंग पढ़नी है ग्राफ में, 3 टाइप के ग्राफ पढ़ने हैं। psi r वर्सेस r का ग्राफ, psi स्क्वायर r वर्सेस r का ग्राफ, जो कि psi r वर्सेस r का ही मिरर इमेज बनने लगेगा, नेगेटिव वाला रीजन पॉजिटिव में चला जाएगा। और तीसरा पढ़ना पड़ेगा RPDF वर्सेस R का ग्राफ। तो ये तीनों डिफरेंट टाइप के ग्राफ फॉर 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल, ये हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, और उसके बाद होमवर्क वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं उसको एटलीस्ट आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। जो मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, पहले देख लीजिए। अगर आप अटेम्प्ट कर लेंगे तभी मैं कल डिस्कस करूंगा, अदरवाइज इसको फिर 1-2 क्लास और आगे फिर लेकर जाऊंगा, तब इसको डिस्कस करूंगा। तो बाकी के जितने क्वेश्चन हैं आप जरूर अटेम्प्ट करके आइएगा। ओके, ये जितने भी क्वेश्चंस जो पीछे मैंने कराए हैं आज रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन के लिए, इनको बहुत अच्छे से आप लोग एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, तभी आपको श्रोडिंगर पार्ट ऑफ वेव इक्वेशन समझ में आएगा। अदरवाइज आपको ये टाइम वेस्टिंग लगेगा, क्योंकि अगर आप उन चीजों को समझोगे नहीं, आप बहुत सारी चीजें समझ गए हो, जिस तरीके से आप रिप्लाई कर रहे हो, आंसर कर रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है, आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई, बट आपको 100% समझ में आ जाए, इसके लिए बिना किसी के सॉल्यूशन बताए आप एक बार जरूर रफ कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।